नमस्कार दोस्तों, कहानियां सुनो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है मौत का फल। बहुत समय पहले की बात है। ग्राम मादीपुर में आम का एक वृक्ष था। इसी गांव में रहने वाले 4 दोस्तों ने अपना एक समूह बना रखा था और इनका मुखिया था बिरजू। वो अपने साथियों में से 1-2 को बाहर उस वृक्ष के पास बैठा देता था। बाकी लोग उस वृक्ष के नीचे बने तहखाने में बैठे रहते। जैसे ही कोई शिकार फंसता, उसी वक्त एक आदमी भागकर बिरजू को सूचना दे देता। आज भी ऊपर से एक आदमी दौड़ा हुआ आया। उस्ताद उस्ताद, काम बन गया, शिकार फंस गया। क्या हुआ नंदू, चिल्ला क्यों रहा है? उस्ताद, एक मोटा ताजा सेठ बड़े मजे से आम खा रहा है। बस आप तैयार हो जाएं, अभी अभी शिकार फंसने वाला है। वाह वाह, लगता है आज का दिन ही भाग्यशाली है जो सुबह सुबह ही मोटा सेठ फंस गया। चल भाई गरीब दास, आज तेरे को बनाए अमीर दास। ये कहते हुए बिरजू साथियों को साथ लेकर तहखाने से बाहर आ गया। उसने दूर से सेठ को जाते हुए देख लिया। उसके पांव लड़खड़ा रहे थे। थोड़ी देर में वो धरती पर गिर पड़ा। गिर गया, बड़ा आया था आम खाने। उस्ताद, यदि ये आम ना खाता तो हमारे पास इसका धन कहां से आ पाता। ठीक है, निकाल लो इसके पास से जो कुछ भी मिलता है। ये आम का वृक्ष तो हमारा भगवान है, भगवान। तभी तो हम प्रातःकाल उठते ही इसकी पूजा करते हैं। इसी के सहारे तो हम एक रोज धनवान हो जाएंगे। हमारी भी एक बड़ी सी कोठी होगी। हाँ उस्ताद, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि अपना धंधा इसी प्रकार चलता रहा, इस वृक्ष पर फल लगते रहे, तो हम सब धनी हो जाएंगे। ऐश करेंगे उस्ताद, ऐश। अरे कितना माल मिला है इस लाला से? मोटे लाला से तो मोटा ही माल मिलेगा। 100 सोने की मोहरें मिली हैं। वाह वाह, ऐसे व्यापारी तो भगवान करे रोज ही हमारी दुकान पर आते रहें। क्या काम बनाया है ऊपर वाले ने सुबह सुबह। बिरजू खुशी से झूमता हुआ उन 100 मोहरों को लेकर पेड़ के नीचे अपने अड्डे पर चला गया। गुरु, आज तो खूब तेज माल तैयार कर रहा हूं। बस एक गिलास में ही सारा काम हो जाएगा। राजू ने भांग का बड़ा गिलास भरकर बिरजू की ओर बढ़ा दिया। यार राजू, तेरा भी जवाब नहीं। बिरजू के पास बैठा नंदू भी भांग को देखकर होशियार हो गया था। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। नशे में धुत ये ठग थक हार कर अपने आप ही सो गए। इनका सोना भी क्या था, बस धरती पर ही तो ईंट का तकिया लगाकर सो जाते थे। न किसी का घर था, न दर, न बीवी, न बच्चे। जमाने ने इन्हें ठुकरा दिया था। गांव वालों ने इन्हें निखट्टू कहकर गांव से निकाल दिया। आम के इस वृक्ष पर विषैले फल लगते थे, इसीलिए इस वृक्ष से सब लोग घृणा करते थे। कोई इसके पास जाकर भी खड़ा ना होता था। इस वृक्ष की छाया में भी गांव वाले नहीं बैठते थे। इस वृक्ष की शक्ति को सबसे पहले बिरजू ने जाना, क्योंकि उसकी सारी जमीन जमींदार ने कर्ज के बदले में जब्त कर ली थी। उसका घर बार छीन लिया था, बैल भी छीन लिए थे। वो उस दिन बहुत उदास सा इसी वृक्ष के नीचे बैठा था। तो उसी समय जगदीश, नंदू और राजू भी जमींदार के अत्याचारों का शिकार होकर इसी जगह पर आ गए। वे चारों इस आम के वृक्ष के नीचे बैठे अपने अपने भाग्य को रो रहे थे। सब गरीब थे, सबके घर बार छिन गए थे। किसी की जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि खाना खाया जा सके। उसी समय एक लाला जी आम की ठंडी हवा में आकर विश्राम करने के लिए लेटे ही थे कि एक पका हुआ आम उनके करीब ही आकर गिरा। उस आम को देखते ही लाला जी के मुंह में पानी भर आया। पीला और पका हुआ आम देखकर किसके मुंह में पानी न भर आता? फिर क्या था, लाला जी ने उठाया आम और बड़े आनंद से लगे उसे चूसने। जैसे जैसे आम का रस उनके पेट में जा रहा था, वैसे वैसे उन पर बेहोशी छाती चली जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो जमीन पर चित लेट गए। बिरजू और उसके साथी बैठे
उसकी ये हालत देख रहे थे। यारो, ये तो गया काम से। बिरजू उसकी ये हालत देखकर बोला और साथ ही अपने स्थान से उठकर उसके करीब पहुंच गया। उसकी जमा तलाशी लेने पर 50 मोहरें मिली। यारो, अपना तो धंधा हो गया। लाला जी अपनी मौत मरे हैं, इन्हें हमने तो मारा नहीं है। अब मरे हुए लाला की पॉकेट से जो भी माल है वो सब तो अपना ही होगा ना। हाँ यार, तभी तो ऊपर वाले ने हम पर रहम खाकर इसे मरने के लिए यहां भेजा है। बस उसी दिन से ये चारों मित्र बन गए और ठग भी। लेकिन ये किसी को लूटते नहीं थे, मारते नहीं थे। हाँ, यदि कोई आम खाकर बेहोश हो जाता अथवा मर जाता, उसे लूट लेते थे। रात के नशे की खुमारी इन पर चढ़ी हुई थी, किंतु फिर भी एक आदमी सुबह उठते ही आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसका काम यही था, आने वाले प्रत्येक शिकार को देखना और नीचे जाकर बताना। उसकी नजरें इस आम के पेड़ की ओर आने वाली सड़क पर जमी रहती थीं। अचानक ही उसने 4 सेठों को इस आम के पेड़ की ओर आते देखा तो खुशी से नाचता हुआ वो अपने दोस्तों को बताने चला गया। भैया, आज तो 4 सेठ इधर आ रहे हैं। 4 सेठ। वे तीनों 4 सेठों का नाम सुनते ही उछल पड़े थे। उनके लिए तो एक सेठ भी दिन में बहुत होता था, ये तो 4 सेठ थे। चलो भैया, आज सबके सब तैयार हो जाओ। लगता है हमारे हाथ बहुत बड़ा माल लगने वाला है। अब तो हमारी कोठी बनकर ही रहेगी। ये कहते हुए बिरजू अपने साथियों के साथ नीचे से ऊपर आ गया। वे सबके सब एक गड्ढे में छुपकर बैठ उन सेठों को देखने लगे। उन सेठों में से एक बोला, अरे देखो तो कैसे पके हुए आम हैं। अरे भैया, ऐसे आम तो मैंने पहली बार देखे हैं। दूसरा साथी बोला और तुरंत पेड़ पर चढ़ने को तैयार हो गया। थोड़ी देर में ही उसने बहुत से आम तोड़कर नीचे फेंक दिए। उसके साथी आम इकट्ठे करने लग गए। इस प्रकार उन्होंने आमों का एक बहुत बड़ा सा ढेर लगा दिया। उसी समय उधर से एक व्यापारी काफिला आकर उसी आम के पेड़ के नीचे रुका। काफिले का सरदार इन व्यापारियों को भली भांति जानता था। जब उसने आमों से लदा हुआ वृक्ष देखा और साथ ही इन चारों को आमों का ढेर लगाकर बैठे हुए देखा तो उसका माथा ठनका। वो सोचने लगा कि गांव के करीब जिस आम के वृक्ष पर पके हुए आम लगे हुए रह जाएं, तो ये आम खाने योग्य ना होंगे। वे चारों जैसे ही आम खाने के लिए हाथ बढ़ाने लगे तो वो सौदागर जोर से कहने लगा, ठहरो, इन्हें खाना मत, ये विषैले आम हैं। क्या कहा? वे चारों अपने दोस्त मनसाराम की ओर देखने लगे। हाँ मित्रों, इन आमों में अवश्य ही कोई दोष है। तुम एक सौदागर होकर भी इतना नहीं समझ सके, इतना भी विचार नहीं कर पाए कि इतने बड़े गांव के पास पके हुए आम वृक्ष पर कैसे रह गए। इसके पीछे भी अवश्य ही कोई न कोई चाल रही होगी। मुझे लगता है आसपास अवश्य कोई छिपा हुआ होगा जो हमारी टोह ले रहा होगा। हाँ चलो, हम सब मिलकर पहले तो उस शत्रु को खोजते हैं जिसने कि हमें फंसाने के लिए इतना बड़ा जाल बिछा रखा है। फिर सभी व्यापारी मिलकर वृक्ष के पिछले हिस्से की ओर चले तो वहां पर उन चारों ठगों को खड़े हुए पाया। अरे, तुम चारों यहां पर खड़े हुए क्या कर रहे हो? जरा बाहर निकलो। क्या है, क्या है? तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? आम खाओ, आम खाओ, देखो कितने पके और रसीले आम हैं। भैया, वो सब कुछ तो हम देख ही रहे हैं। हमारा मन तो ये कहता है कि इन फलों को पहले आप खाकर देखो। हम कैसे खाएं? ये तो अबे ठगो, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि ये सब विषैले आम हैं? मूर्खो, पके हुए आम को तो कोई बालक भी नहीं छोड़ेगा। इसका अर्थ तो सीधा साधा सा है कि तुम गांव वालों को भी ये मालूम है कि इस वृक्ष के तमाम फल विषैले हैं, लेकिन तुम लोग ये सब। बिरजू की आवाज कांपने लगी थी। वो समझ गया था उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो सौदागर तो काफी चतुर निकला। इसने तो सारे रहस्य का भंडाफोड़ कर दिया। अब क्या होगा?
इससे तो अरे देख क्या रहे हो साथियों, पकड़ लो इन चारों को और बांध दो इस वृक्ष के साथ। तुम इंसानों का खून करके केवल धन छीनते हो। आज मैं इस वृक्ष को जड़ से ही कटवा दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी तुम्हारी बांसुरी। उनमें से दूसरा व्यापारी बोला, हाँ यही ठीक है। मेरे पास एक ऐसी औषधि है जो इस वृक्ष को जड़ से लेकर ऊपर तक जला देगी। हाँ यही ठीक रहेगा। ऐसे विषैले पेड़ को जला देना ही युक्ति संगत होगा। बस फिर क्या था, उस वृक्ष की जड़ में दवाई डालकर आग लगा दी गई तो उसके साथ ही चारों पापी भी जलकर राख हो गए। पाप का फल उन्हें भी मिल गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।